वेलकम बैक। आगे बढ़ते हैं। मखसूस नशीतों केस की बात हो रही है। आजम चौधरी साहब, मैं आपसे जानना चाहता हूं, आपके ये इल्म में है कि एक तो ये मामला है, जैसे जैसे अभी जिक्र किया गया, एक सवाल ब्रेक से पहले छोड़ा गया, लेकिन इसी के साथ ही जो जस्टिस सतर मिनरला ने रिमार्क्स दिए हैं और उन्होंने ये सवाल उठाया है कि एक रजिस्टर्ड जमात को कैसे इंतखाबात से अलग रखा जा सकता है या उनको जो है आम इंतखाबात से दूर किया, एलिमिनेट किया जा सकता है। उन्होंने ये लफ्ज़ इस्तेमाल किया है। इस सवाल के बारे से आप क्या समझते हैं? अब सूरत हाल किस जानिब जाती हुई दिखाई दे रही है, क्योंकि इलेक्शन कमीशन के पास इसका कोई जवाब नहीं था जो दिया गया उनके वकील की जानिब से। सबसे पहले तो मैं आपके इस बात से शुरू करूंगा कि आपने शुरू में किसी दोस्त से सवाल करते हुए फरमाया था कि ये आईनी अदारा है और जी। जस्टिस काजी फायज ईसा साहब ये कहते नजर आते हैं कि इस आईनी अदारे का एहतराम किया जाए। देखिए, आइन बनता है कौमों के डिसिप्लिन के लिए और उस डिसिप्लिन में आईनी कामों को आगे बढ़ाने के लिए अदारे बनाए जाते हैं। अगर एक अदारा ही गैर आईनी काम करे तो उस अदारे का फिर क्या किया जाए? उसका एहतराम क्या वहां पे वाजिब हो जाता है अगर वो गैर आईनी काम भी कर रहा है? आज कोर्ट के अंदर जस्टिस आयशा मलिक साहिबा ने एक पॉइंट वहां पे रेज किया कि 2019 के अंदर जब बाप पार्टी को मखसूस नशिस्तें दी गई, वो उस वक्त एक पार्टी का वजूद भी नहीं था और कुछ आजाद उम्मीदवार वहां से जीते, उनको एक बाप पार्टी में वहां पे शामिल करवाया गया, बीएपी में, और उसके बाद मखसूस नशिस्तें भी दे दी गई। क्या वो आईनी काम था या जिस पॉइंट के ऊपर आज इलेक्शन कमीशन स्टैंड कर रहा है ये आईनी काम है? और इसमें से कोई एक काम गैर आईनी है, या उस वक्त गैर आईनी काम किया गया था या आज गैर आईनी काम किया जा रहा है? अब इसी तरह आप जस्टिस अतर मीनाला साहब, जस्टिस मुनीब साहब, जस्टिस मंगल साहब ने जो मुख्तलिफ पॉइंट्स वहां पे आज रेज किए हैं कोर्ट के अंदर, हर पॉइंट इलेक्शन कमीशन की तरफ उठ रहा है, हर उंगली इलेक्शन कमीशन की तरफ उठ रही है। और ये मुझे जो नजर आ रहा है कि ये तमाम तर इंतखाबी बेजाब्तियां, इंतखाबी धांधली, ये तमाम तर चीजें ये सारी इकट्ठी होकर इलेक्शन कमीशन पे चली जाएंगी और इलेक्शन कमीशन को इन तमाम का जुम्मेदार करार दिया जाएगा। और अगर अल्लाह ना करे कि इलेक्शन कमीशन को इसका जुम्मेदार करार दे दिया गया, तो फिर आइन तोड़ने का जुम्मेदार किसको करार दिया जाएगा, ये भी हमें फैसला करना पड़ेगा। क्योंकि आज की समात बड़ी इंटरेस्टिंग थी और उसके अंदर जितने पॉइंट्स हैं वो वाजे तौर पर नजर आ रहा है कि कुछ ना कुछ गैर आईनी या माजी में हुआ है या आज हो रहा है। दूसरा आ जाते हैं पीटीआई के इंट्रा पार्टी इलेक्शन की तरफ। आप सारे लोग इसी से आगाह हैं। जब पीटीआई इंतखाबात के दिन थे, कौमी इंतखाबात के, पीटीआई को इंट्रा पार्टी इलेक्शन का कहा गया, वो करवा रही थी। और जब उसने इंतखाबात कराया, आपने उसके इंतखाबात को तस्लीम नहीं किया, उसको दोबारा इंतखाबात का कहा गया, उसने दोबारा इंतखाब करवाया। आप बाकी पार्टियों की तरफ तवज्जो दें। अभी 4 दिन पहले मियां नवाज शरीफ साहब को मुस्लिम लीग नून का सदर मुंतखब किया गया, मियां शहबाज शरीफ साहब से सदारत ली गई है। क्या इंट्रा पार्टी इलेक्शन नजर आया आपको? आपको सिर्फ एक वहां पे कॉन्फ्रेंस हॉल के अंदर चंद अमायदीन बैठे नजर आए और वहां पे सिलेक्शन नजर आई। इसी तरह पीपल्स पार्टी को देखें, वहां पे चेयरमैन या को चेयरमैन या सदर बनाया जाता है, सिलेक्शन की जाती है। अगर एक पार्टी उस प्रोसेस को करने की कोशिश करती है, तो आप अगर नहीं चाहते कि ये पार्टी ये प्रोसेस अपना कंप्लीट करे, तो आप नहीं करने दे रहे। और आज आप वही सवाल उठा रहे हैं कि आपने बर वक्त इंट्रा पार्टी इलेक्शन क्यों नहीं करवाए। आपके जब आपने नॉमिनेशन जमा करवाए तो उस वक्त आपके उसके ऊपर दस्तखत नहीं थे चेयरमैन के। भाई, आपका चेयरमैन इंट्रा पार्टी इलेक्शन मुंतखब होने देंगे तो वो दस्तखत करके वहां पे भेजेगा, और जब उसने मुंतखब होना है उस वक्त उसने दस्तखत करके अपने पेपर्स इलेक्शन कमीशन में जमा करवाने हैं। ये बड़ी सीधी और सादा बातें हैं जो जजेस को समझ आ रही है और तमाम जजेस ये नुक्ते उठा रहे हैं। और मेरा ख्याल है कि जो समात है वो फैसला कुन मरहले के अंदर दाखिल होती हुई नजर आ रही है। अब इसमें सही। फैसला क्या आता है मुझे तो क्या लगता नहीं है कि आता, हम उस पर तो नहीं कर यकीनन ये सकते कोई। हाँ, तो आप फैसला जाहिर जाहिर है है इस पे नहीं, मेरा ख्याल फैसला है जी कि जी करेगी। फैसला तो आजम जी साहब ने फैसला संदेला सुनवा साहब, दिया है। मेरा ख्याल है यही फैसला होगा जो आजम साहब ने बताया है। आपको यकीन है पक्का संदेला अरे, साहब? मुझे बिल्कुल जिस तरह से आजम साहब ने बताया है ना, जो उन्होंने पूरी हाँ। मतलब उसकी तफसीलात बताई है, मुझे लगता है कि ये ऑलरेडी अगले 5-10 दिन की जो आने वाला वक्त है उसको जानते हैं कि जो जजेस फैसला करने वाले हैं। तो फैसला यही है जो आजम साहब ने बताया है। मैं तो बता रहा हूँ कि टीवी टॉक शो में बैठ कर फैसला होगा कि आने वाले दिनों में फैसला क्या होना है। हैं जी आप कह जी सकते आजम हैं, साहब। बड़े साहिब इलम आदमी है, आप कह सकते हैं, क्योंकि मुस्लिम लीग नून के हमारे बहुत सारे दोस्त वो कबलज वक्त पीटीआई और इमरान खान के होने वाले फैसले मीडिया के ऊपर हमें बता चुके हुए थे।
जी और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो दोस्त हैं वो भी आपको कुछ बताते होंगे। अगर थोड़ी सी वो भी बता दें हमें तो उसमें बड़ी मेहरबानी होगी। खाली नून लीग वाले तो नहीं बताते होंगे ना, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वाले भी बहुत कुछ बताते होंगे। बल्कि आजकल जो तो 7 8 10 जज बैठे हैं उनमें से भी 2 4 आपको बताते होंगे। बल्कि जो इस मुल्क की ताकतवर 3 एस्टेब्लिशमेंट है वो भी आपको कुछ ना कुछ बताती होगी। खाली नून लीग वाले अगर थोड़े आप बताते होंगे। अगर आप इजाजत दें तो सिर्फ एक बात करना चाहूंगा। जब जी आजम पनामा साहब। केस पर मियां नवाज शरीफ साहब गिरफ्तार थे और उनको जमानत दी जानी थी, और जब जमानत देके उनको बरतानिया भेजा गया, तो उस बेंच के अंदर जस्टिस कियानी साहब और जस्टिस अतर मिनेला साहब थे। और उस वक्त वो दोनों जजेस को हीरो बनाया गया, और आज आप देखें हमारे रवैये कि आज हम उनको विलन बना के उन पर ट्रोलिंग कर रहे हैं। ये हैं हमारे रवैये संदेला साहब। जी उस वक्त आप ट्रोलिंग कर रहे थे, अब नून लीग वाले ट्रोलिंग कर रहे हैं। आपके कहने का मतलब ये है, यही हो सकता है ना, यही संदेला कह ठीक सकते है हैं ना आप। काश आप बाल कभी इधर होगी कभी उधर हो नवाज गई। शरीफ साहब के बारे में मैं जिक्र एक करते जी कि वो प्रोफेशनल 136 जर्नलिस्ट हूँ। पेशियां लाहौर से मैं आकर किसी भुगता करते पार्टी थे, का उसका भी बता देते दुनिया आप। फिर उनकी बेगम जो था वो आखिरी सांसें ले रही थी, थोड़ी सी इजाजत मांगी थी कुछ दिनों की कि बेगम की आखिरी दिनों तक तीमारदारी कर लूं, उसका भी जिक्र कर देते। फिर जब वो आ ही रहे थे वापस और जेल जाने के लिए आ रहे थे, जो लाहौर एयरपोर्ट पे था उसका भी जिक्र कर देते। देखिए जो पिक एंड चूज होता है चले ना, जो आपको सूट करता है, जो आपको अच्छा लगता है, जो आपके फॉलोअर सुनने के लिए तरस रहे होते हैं, वो बात करके निकाल कर ऐसा थोड़ी ज्यादा हो जाती है। संदेला क्या साहब तो फिर आपने बड़ी अच्छी बात की है। मेरे ख्याल में आजम चौधरी साहब चलें इस पे आप भी कमेंट कर दें फिर आगे बढ़ते हैं। वो यही है कि कभी वो ट्रोलिंग कर रहे हैं कभी ये कर रहे हैं, बस वो मामला वहीं पे खड़ा है। अवाम देख रही है ट्रोलिंग को। जी मैं वही तो यही तो मैं अर्ज कर कहूंगा। रहा हूँ, क्योंकि अवाम को डिवाइड, देखिए जी अवाम को भी तो डिवाइड किया हुआ है ना। अवाम के भी अपने अपने हीरो हैं ना। अवाम ने भी चले अब इस मुल्क के आजम साहब यही से तो जवाब ले सिखा लें। दिया गया है कि अपने बारे में, आपने मुल्क के बारे में नहीं सोचना। अगर मुझे इक्तदार ना मिले तो एटम बम गिरा दो, ठीक है ना जी। और मैं अगर इक्तदार में नहीं हूं तो 2 हफ्ते के बाद मुल्क जो चले बैंकरप्ट हो चले चुका चले हुआ अब है। जवाब ले लेना। अब संदेला साहब जवाब ले लें आजम साहब से। जी चौधरी साहब। मैं तो सबसे पहले गोशगार करना चाहता हूँ संदीला साहब के कि मैं कोई सियासी कारकुन नहीं हूँ। मैं एक प्रोफेशनल जर्नलिस्ट हूँ। मैं पीटीआई जहाँ पे गलत होती है उस पर तनकीद करता हूँ, जहाँ पे मुस्लिम लीग गलत होती है उस पर तनकीद करता हूँ। मैं एक ठीक है प्रोफेशनल जर्नलिस्ट, काम यही है। और दूसरी दूसरी बात यह है कि जो ट्रोलिंग का काम है, ट्रोलिंग सारी दुनिया को पता है कि ट्रोलिंग कौन लोग करते हैं। अगर पीटीआई के करते थे वो भी दुनिया को पता है, और आज जो जजेस पे कर रहे हैं उनका भी दुनिया को पता है। ठीक है आजम चले साहब बात पूरी हो गई जी, बात ये पूरी जो हो गई। आगे बढ़ते हैं। प्रोफेशनल, ये जो आपने आगे आगे प्रोफेशनल बढ़ने लफ्ज बोला है ना, दें वो संदेला तो आप साहब। निकाल ही दें पाकिस्तान के सहाफियों के साथ। ये थोड़ी सी ज्यादती हो जाती है। चलें ये ज्यादा चलें ठीक है। आपका एक पॉइंट ऑफ व्यू है, एक उनका है, लेकिन जाहिर है जर्नलिस्ट का काम दोनों तरफ से रिपोर्ट करना है। लेकिन मैं उमर दराज आपसे जानना चाहता हूँ आप क्या समझते हैं आज तशरीह के मामले पर जो इलेक्शन कमीशन ने तशरीह की, इस पे आपको पता है हर समात पे हल्की फुल्की बात होती है। जस्टिस काजी फायद ईसा और जस्टिस मंसूर अली शाह के दरमियान भी हल्की फुल्की जो है वो नोक झोंक हुई है इस मामले को लेकर। आप क्या समझते हैं कि ये जो फुल कोर्ट बनाया गया बुनियादी तौर पर ये इसी आइन की तशरीह के लिए ही है? देखिए जो बेंच के दरमियान हल्की फुल्की वाली बात है वो चलती रहती है। ज़ाहिर है जब फुल कोर्ट बैठेगी तो जजेस के दरमियान इख्तिलाफ राय है, होना भी चाहिए, इसमें कोई कबाहत वाली बात नहीं है। लेकिन मेरे लिए इंपॉर्टेंट बात ये होगी कि जो सुप्रीम कोर्ट ये कहती है कि जो 70 के अंदर या सन 70 के अंदर या भुट्टो साहब वाला जब मामला हुआ, जो वो इंसाफ देना बड़ी अच्छी बात है। लेकिन क्या आज मौजूदा हालात में आप इंसाफ देंगे, ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कैसे देखें, इस वक्त सूरत हाल ये है कि प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन का सवाल अपनी जगह के ऊपर है, लेकिन आज जो आपने और उनसे कहा है कि हमें 2018 वाला अभी वाली वो डिटेल्स दें। देखिए अगर 2018 का आपका प्रेसिडेंट मौजूद है और इलेक्शन कमीशन का वकील अगर ये जवाब दे कि नहीं, देखे वो ना तब पूरे इलेक्शन कमीशन का फैसला नहीं था, अभी पूरे इलेक्शन कमीशन ने मीटिंग करके फैसला किया है, तो ये कोई जवाब नहीं है। इसका मतलब है कि प्रेसिडेंट मौजूद है। इसमें दो चीजें आपने देखनी है, जजेस बार बार कंप्लीट जस्टिस का लफ्ज इस्तेमाल कर रहे हैं। दूसरा ये है कि टेक्निकलिटीज के ऊपर जाएं। टेक्निकलिटीज की बुनियाद के ऊपर इस मुल्क में हमेशा मार्शल लॉ को आपने जस्टिफाई किया है। हर गलत काम को, हर गैर आईनी काम को आपने टेक्निकलिटीज की बुनियाद के ऊपर, जिसको दूसरे लफ्जों में नजरिया जरूरत कहते हैं। देखिए आपने उसूल के ऊपर खड़े होना है। जिस तरह जस्टिस आयशा मलिक साहबा ये सवाल उठा रही थी कि जब आपको आपकी सीटें मिल गई हैं तो अपने हिस्से से ज्यादा सीटें आप कैसे ले सकते हैं। यानी उस ओरिजिनल जिस हम सब कह रहे थे कि हम कॉन्स्टिट्यूशन के जो टेक्स्ट है उसके साथ रहना चाहते हैं, तो उसमें तो लिखा गया है इतनी सीटें जीतेंगे इतने आपको जो है वो मिल जाएंगे। अब अगली बात यह है कि उन 6 लोगों का क्या करना है जो इस वक्त तहरीक इंसाफ के वो डिक्लेरेशन और पार्टी वाबस्तगी उसके साथ जीत के आए हैं, वो भी सवाल अपनी जगह के ऊपर खड़ा है। चले बाकी को डिक्लेयर कर दिया आपने आजाद, उन 6 को कैसे किया
उन 6 को आपने आजाद करके जो है वो तहरीक इंसाफ को सीटें क्यों नहीं दी? ये भी बड़ा बुनियादी सवाल है। तो यहाँ पे बहुत सारी ऐसी बातें हैं कि क्या ये सबको पता है? 2 चीजें हैं उनके पास। पहली चीज ये है 2018 वाला प्रेसिडेंट मौजूद है, उस पे आप क्या कहते हैं? दूसरी बात ये है कि जनाब मिसाल के तौर के ऊपर आपने टीवी चैनल्स को तो शो कॉज दे दिया तौहीन अदालत का। हुजूर उससे बड़ी तौहीन हुई, आपके फैसले को गलत इंटरप्रेट किया गया, आप मानते हैं। अगर मुल्क की अदालत कहे कि हमारे फैसले की किसी ने गलत तशरीह कर दी तो हमारे पास तो कोई इलाज नहीं, फिर बंद कर दें जनाब। फिर लोगों को मर्जी के सही। रंग पहनाने दें, फिर अपनी मर्जी के मुताबिक हुकूमत को कॉन्स्टिट्यूशन की इंटरप्रिटेशन करने दें। ये कोई सवाल का जवाब नहीं है। आपके चलें। फैसले की गलत तशरीह की बुनियाद के ऊपर मुल्क की सबसे बड़ी जमात को एलिमिनेट किया गया, उनका बुनियादी हक मारा गया, करोड़ों वोटर्स का मारा गया। बिल्कुल आप सही। कहां थे? चले एक और आप तब नहीं कर सके, अब कर ले। क्विकली प्लीज। अब जो 13 जनवरी का फैसला है उसकी कॉम्पनसेशन अगर आपने करनी है, उसको दुरुस्त करना है, अगर उसका कोलेटरल जो डैमेज है उसको कंट्रोल करना है, अब एक ही सूरत है, जो सीटें पीटीआई की सुन्नी हाथ कौंसिल की बनती हैं उनको दे दें, वरना तहरीक इंसाफ की सीटें छीन के कुछ कोई आप कर नहीं लेंगे, लेकिन तारीख जो इसके मुतालिक लिखेगी फिर वो वही कुछ लिखेगी जो जस्टिस मुनीर की अदालत का फैसला था, ये वही कुछ लिखेगी जो आपने बाकी जगहों के ऊपर मार्शल लॉस को जस्टिफाई किया। फिर कोई और 50 साल के बाद जाके हमारी कोई और कोर्ट के जज साहब आएंगे, वो कहेंगे देखिए वो बड़ा पछतावा है, वो बड़ी उस वक्त ये हो गया, फला हो गया। तो बजाय इसके कि माजी के पछतावों के ऊपर जाए, उससे बेहतर है कि हाल में इंसाफ करें और जो चीज बनती ठीक है है। उसको उसका हक दें। उसका हक दिया जाए, यकीनी तौर पर यही तवक्को जो है वो की भी जाती है। और ये जो केस है इस ज़िमन में इसकी अगर तशरीह हो जाती है तो इसके बड़े दूररस असरात भी मुरतब होंगे। यहाँ पे वक्त तो एक ब्रेक का, साथ रहिएगा।